तो अब देखते हैं कि क्वांटिफायर्स किसे कहते हैं। तो यार हमारे पास दो टाइप्स के क्वांटिफायर होते हैं, एक्सटेंशियल क्वांटिफायर और यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एक्सटेंशियल क्वांटिफायर को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टे ई की तरह, और जो हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है हम उसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टे ए की तरह। तो इसका मीनिंग समझते हैं कि एक्सटेंशियल क्वांटिफायर और यूनिवर्सल क्वांटिफायर अब क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सटेंशियल क्वांटिफायर का मीनिंग क्या होता है। जो हमारे एक्सटेंशियल क्वांटिफायर होते हैं उनका मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट। अब आप कहोगे भैया देयर एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो आपको बताता हूं कि देयर एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंसिडर करिए हमारा एक सेट है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा एक इवेंट है कि देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू ए। ये तो पता ही होगा आपको, बिलोंग्स कहते हैं इसे। देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू ए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये क्या कह रहा है हमें कि जो हमारा a है उसके अंदर एक x का ऐसा वैल्यू है जो हमारी इक्वेशन में आ जाएगा तो हमारे जो वैल्यू होंगी वो 0 कर देगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मीनिंग बता देता हूँ, इसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मीनिंग क्या होता है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मीनिंग होता है फॉर ऑल। तो यहां पर देखिए यही सेट लेंगे हम, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब यहां क्या देख रहे हो आप कि ये जो हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर है ये क्या कह रहा है कि एक्स के अगर हम सारे वैल्यूज ले लेंगे और उसे 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। और यहां पे क्या कह रहा है ये, अगर हम एक्स देयर एग्जिस्ट, मतलब ये हमारे ए में से हम कोई एक वैल्यू ले लें और उसे हमारी इक्वेशन में पुट कर दे तो वो 0 दे देगा। तो आप यहाँ पे मीनिंग समझ पा रहे होंगे कि जो हमारा देयर एग्जिस्ट कर रहा है वो एक पर्टिकुलर नंबर को टारगेट कर रहा है, और जो हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर है वो सारे नंबर्स को टारगेट कर रहा है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स लेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ। तो अभी हमने समझा था कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं उसके एक्सरसाइज में के एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला एग्जाम्पल्स है हमारा, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि एक सेट दिया है हमें ए, उसमें कुछ हमारे वैल्यूज हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि इनकी जो हमारे ये इवेंट्स दिए गए ए के, इनकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, x बिलोंग्स टू ए सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1। तो देयर एग्जिस्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया था बी। देयर एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होता है कि हमारे ए में एक ऐसा नंबर है जो अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन की वैल्यू 1 देगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, मतलब हमारा x क्या होना चाहिए, हमारा x 9 होना चाहिए। तो 9 यहाँ पर है क्या, हाँ है, इसलिए इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, काफी सिंपल है क्वेश्चन। सेकंड वन क्या है हमारा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहां पे ये क्या कह रहा है, फॉर ऑल का मतलब क्या, x के जो हमारा सेट है उसके सारे वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग्स टू a x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। तो देखते हैं, हम सबसे पहले हमारी पहली वैल्यू ले लेते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 3 क्या आ रहा है, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। तो ये राइट है। नेक्स्ट वन देखते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा, 30। यहां पर मैंने ऐसा किया, 5 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन है हमारा 7 स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 49 प्लस 7 कितना होगा ये, 56। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, 9 स्क्वायर प्लस 9 मतलब 81 प्लस 9 कितना होगा, 90। नेक्स्ट वन देखते हैं, 11 स्क्वायर प्लस 11 ये हो जाएगा 121 प्लस 11 और ये हो जाएगा 132। अब हमारा नेक्स्ट वन देखते हैं, 12 स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 प्लस 12 कितना होगा, ये 6 और ये 156। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितनी भी हमारे यहाँ से इन्होंने कहा था कि जो हमारा x स्क्वायर प्लस x की अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू होंगी एक इवन नंबर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, ये भी और ये दोनों भी इवन नंबर ही है।
तो जो हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, ये एक ट्रू कंडीशन है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएंगी ट्रू। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। आप देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे जो सेट है हमारा a, उसमें एक x की ऐसी वैल्यू है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो लेस देन 0 आएंगी। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमें राइट कर रहा है क्या। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 स्क्वायर इज लेस देन 0 नहीं, 5 स्क्वायर 25 लेस देन 0 नहीं, 49 लेस देन 0 नहीं, 81 लेस देन 0 नहीं, 121 लेस देन 0 नहीं, 144 लेस देन 0 है क्या, नहीं। इसलिए हमारी इसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएंगी फॉल्स। इसे लिखने से पहले हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9 लेस देन 0, और जो हमारा 5 है उसका स्क्वायर हो जाएगा 25 विच इज ऑल्सो लेस देन 0। और यहाँ पर आगे देखेंगे तो जो हमारा 7 का स्क्वायर है वो हो जाएगा 49 लेस देन 0 नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। और जो हमारा नेक्स्ट वन है 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, ये भी लेस देन 0 नहीं है। फिर अब आगे चलते हैं तो 11 स्क्वायर 121, ये भी लेस देन 0 नहीं है। तो उसके बाद देखेंगे 12 स्क्वायर 144, ये भी लेस देन 0 नहीं है। इसलिए जो हमारी ट्रूथ वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएंगी फॉल्स। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए x इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो जितने भी हमारे ए सेट ए में की वैल्यूज है वो सारे के सारे इवन नंबर्स है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा 3 इवन नंबर है, नहीं, 5 भी इवन नंबर नहीं है, 7 भी नहीं, 9 भी नहीं, 11 भी नहीं, बस 12 ही हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि इवन होगा। देयरफॉर इसकी भी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स ही होगी। और यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे, only 12 is an even number, therefore its truth value is false। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40। तो ये क्या कह रहा है हमें कि जो हमारा सेट a है उसमें एक ऐसा नंबर है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ग्रेटर देन 40 आएगा। तो देखते हैं कि ये बात ट्रू है क्या नहीं। 3x प्लस 8 लिख लेते हैं हम पहले। तो सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 3 प्लस 8, 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15। तो हमारे 3 से तो पॉसिबल नहीं हुआ। नेक्स्ट वन देखते हैं, हम x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे। अब 3 इंटू 5 15 प्लस 8 कितना होगा, ये हो जाएगा 23। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा 7x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7 प्लस 8 21 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 29। 7 से भी ये पॉसिबल नहीं हुआ। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 9, 3 इंटू 9 प्लस 8, ये हो जाएगा 27 प्लस 8 और ये हो जाएगा 35। तो ये 9 तक तो पॉसिबल नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं। अब देखते हैं हम हमारे 11 को, x इज इक्वल्स टू 11 कितना होगा, 3 इंटू 11 प्लस 8 33 प्लस 8, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7 40 और 41। x इज इक्वल टू 11 पर तो ये पॉसिबल होगा। अब आगे देखते हैं x इज इक्वल टू 12 पर ये होता है कि नहीं। 3 इंटू 12 प्लस 8 36 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 44। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें दो वैल्यूज मिली है,
और जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कम से कम हमें एक वैल्यू की तो जरूरत है। यहाँ पे हमें 2 मिली है, तो इसलिए ये जो हमारी कंडीशन दी गई है हमें, ये एक ट्रू कंडीशन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14। तो देखते हैं कि जितनी भी हमारे, ये क्या कह रहा है कि जो हमारे सारे x के वैल्यूज है, मतलब जितने हमारे सारे सेट ए में के वैल्यूज है, अगर हम वो सारे लेकर यहाँ पे पुट करेंगे तो सारे के सारे ग्रेटर देन 14 होंगे। तो देखते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन है 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14, ये हमारी कंडीशन दी है ना। अब हमारा सबसे पहला वाला लेते हैं हम x इक्वल टू 3 को। x इक्वल टू 3 सबसे पहले हम पुट करेंगे, तो क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14, 6 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14, तो यहाँ पे आएगा 15 इज ग्रेटर देन 14। तो पहला वाला तो राइट आया है। अब दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले अगर हम आगे के देखेंगे तो सारे जो हमारे 3 है उससे बड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली ये ग्रेटर देन 14 हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके देख लेते। ये भी आ गया, ये होगा 19। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा x इज इक्वल टू 7, 2 इंटू 7 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14, तो होगा 14 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14, ये कितना होगा 21, और बचेंगे 3, 23 इज ग्रेटर देन 14। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप आगे की करना चाहो तो कर लेना, सारे के सारे ग्रेटर देन 14 हो गए। तो यहाँ पर हमारी ट्रूथ वैल्यू क्या आई है, ट्रू। अब देखते हैं हम कि ड्यूअल्स क्या होते हैं। तो यार अब देखते हैं कि ड्यूअल्स किसे कहते हैं। तो यार इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लॉजिकल कनेक्टिविटीज यूज होंगे, उससे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिकल कनेक्टिविटी विच विल बी यूजिंग इन ड्यूअल्स, लॉजिकल कनेक्टिविटी, वो होंगी कंजंक्शन और डिसजंक्शन, इसे हम एंड भी कहते हैं और इसे और कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो यूज होंगे, और इसी के साथ साथ जो हमारे स्टेटमेंट्स और उसी के साथ साथ हम यूज करेंगे टोटोलॉजी। आपको पता ही होगा टोटोलॉजी, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख लेना। टोटोलॉजी जिसे हम डिनोट करेंगे टी से, और एक होगा कॉन्ट्राडिक्शन जिसे हम डिनोट करेंगे सी से। तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी भाषा में कि यहाँ पर हमें करना क्या होता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, कभी भी आपको किसी स्टेटमेंट पैटर्न का ड्यूअल फाइंड करने के लिए कहा गया हो, तो आप बस जो हमारा एंड है उसे और में कन्वर्ट कर देना, और जो हमारा और है उसे एंड में कन्वर्ट कर देना। अगर टोटोलॉजी दिया होगा तो उसे कॉन्ट्राडिक्शन में कन्वर्ट कर देना, अगर कॉन्ट्राडिक्शन दिया होगा तो उसे टोटोलॉजी में कन्वर्ट कर देना। इतनी बात मेरी याद रखना, आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएंगी। मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ इसके, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आप देखते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ड्यूअल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी हम ड्यूअल्स फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना है, हम एंड को कन्वर्ट करेंगे और में, और को कन्वर्ट करेंगे एंड में। अगर टोटोलॉजी दिया होगा तो उसे कॉन्ट्राडिक्शन लिखेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन दिया होगा तो उसे टोटोलॉजी लिखेंगे। तो बस इन बातों को ध्यान रखना, एक्सरसाइज आपकी झट से हो जाएगी। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, P और Q एंड R। तो यहां पर देखिए, इसका सोल्यूशन क्या होगा, P एंड Q और R, बस इतना ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P एंड Q एंड R, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, P और Q और R। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं, बस एंड को और में कर रहा हूं, और जो अगर और होगा तो उसे एंड में कर रहा हूं। अब यहां पर देखिए P और Q एंड R और S, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, P एंड Q और R एंड S। तो यहां पे आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने इन्हें चेंज कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा P एंड नेगेशन Q। अब आप नेगेशन देखोगे तो नेगेशन को हटा मत देना, हमें नेगेशन को भी कुछ नहीं करना।
बस हमें और जो हमारा एंड है उसे ही और में कन्वर्ट करना है, पी और नेगेशन क्यू। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन आर एंड एस। तो इसे क्या करेंगे हम, बस एंड को और में कन्वर्ट कर देंगे, नेगेशन पी और क्यू और नेगेशन आर और एस। तो हमारे फिफ्थ वन का सोल्यूशन क्या होगा, नेगेशन पी एंड क्यू और नेगेशन आर और एस। अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स वन है हमारा, 2 मिनट रुकिए सिर्फ। नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू एंड पी। अब हमारा सिक्स का सॉल्यूशन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू एंड पी और क्यू नेगेशन एंड नेगेशन आर। तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और पी एंड क्यू और नेगेशन आर। तो आप समझ गए होंगे कि हमें नेगेशन को भी हाथ नहीं लगाना, बस हमें एंड और के ही चेंजेस लाने। अब हमारा सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है हमारा, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो आप सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड पी और नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन एस। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारा, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू और पी एंड, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, नेगेशन ऑफ क्यू, यहाँ पे हो जाएगा और नेगेशन एस। तो एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, एंड का हो गया और, एंड का हो गया और का हो गया एंड, यहाँ पे भी एंड का हो गया और। अब एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम हमारा एट्थ क्वेश्चन, कॉन्ट्रेडिक्शन। सी मतलब कॉन्ट्रेडिक्शन होता है, सी और पी एंड क्यू और आर। तो मैंने आपको बताया था टी आया तो सी करेंगे, सी आया तो हम इसे टी कर देंगे। तो यहाँ सी का क्या हो गया टी, यहाँ पे आएगा एंड, ये हो गया पी और क्यू एंड आर। तो अब देखते हैं हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, नेगेशन पी और क्यू एंड आर एंड टी। तो इसका क्या होगा, नेगेशन पी और का हो जाएगा एंड। अब देखते हैं हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, नेगेशन पी एंड क्यू एंड का हो जाएगा और ये एंड का हो गया और जो हमारा टी है उसका हो गया सी। अब देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन, पी और का हो जाएगा एंड, क्यू और का हो जाएगा एंड और सी का हो जाएगा टी। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नेगेशन। अब मैंने नेगेशन क्या होता है ये हमारी पहले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में सिखाया हुआ था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि नेगेशन क्या होता है। तो हम नेगेशन सबसे पहले देख लेते हैं, कंजंक्शन का नेगेशन क्या होता है, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो आपको पता ही होगा हम कंजंक्शन किससे कहते हैं और उसका सिंबल क्या है। कंजंक्शन का सिंबल है हमारा ये और इसे हम कहते हैं एंड। तो एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, ये हमारा पी एंड क्यू है, एक स्टेटमेंट पैटर्न। इसका नेगेशन देखेंगे कि क्या होगा। तो इसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी और जो एंड है उसका और हो जाएगा नेगेशन क्यू। तो ऐसा होता है हमारा कंजंक्शन का नेगेशन। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि है नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से और इसे हम कहते हैं और। तो यहां पर देखिए ये एक हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है पी और क्यू और इसका नेगेशन देखेंगे हम क्या होगा, नेगेशन पी और का हो जाएगा एंड, यहाँ पे होगा नेगेशन क्यू। तो हमने हम इन दोनों स्टेटमेंट पैटर्न से हमने क्या समझा कि जो हमारा नेगेशन कंजंक्शन और डिसजंक्शन का है वो अपोजिट है। अगर हमें नेगेशन ऑफ कंजंक्शन करना है तो हम उसे लिखेंगे डिसजंक्शन, और अगर हमें नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन करना है तो हम लिखेंगे कंजंक्शन। मतलब हमें नेगेशन ऑफ
एंड दिया है तो हम उसका और हो जाएगा, नेगेशन ऑफ और क्या होगा, एंड होगा। अब उसी तरह से हम नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन और नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन देखते हैं। अब देखते हैं कि नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होता है। तो ये लीजिए, ये हमारा पी इम्प्लीकेशन क्यू। अब हम इसका नेगेशन फाइंड करेंगे तो क्या होगा हमारा नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। आप इसे ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा पी एंड नेगेशन क्यू। अब नेक्स्ट वन देखिए, नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, हम इम्प्लीकेशन को कंडीशनल भी कहते हैं और डबल इम्प्लीकेशन को बाय कंडीशनल भी कहते हैं। तो नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा एक स्टेटमेंट पैटर्न पी डबल इम्प्लाइज क्यू, जिसका नेगेशन क्या हो जाएगा, द नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू विल बी इक्वल टू पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू एंड नेगेशन पी। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, कंजंक्शन और डिसजंक्शन क्या होता है। तो अब हम देखते हैं हमारे एक्सरसाइज जो 1.23 है उसके क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.3 का ये थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब हमें इसका नेगेशन करना है। तो क्या होगा इसका नेगेशन, x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू 11 और की जगह हम क्या करेंगे, एंड y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6। यहाँ पर जो कुछ भी दिया गया था हमने उसका उल्टा करके यहाँ पे लिख लिया। अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप इसके जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 इज लेस देन 15 एंड 25 इज ग्रेटर देन 20। अब इसका नेगेशन क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं। 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एंड का हो जाएगा और 25 इज लेस देन 20। अब हमारे नेक्स्ट, अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है हम वो देखते हैं। क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, quadrilateral is a square if and only if it is a rhombus। तो अगर मैं इसका आपको डायरेक्ट सोल्यूशन बता दूंगा तो काफी डिफिकल्ट होगा आपको समझने में, इसलिए मैं आपको जो मेन प्रोसेस है इसमें लगने वाला वो बता देता हूं। तो यहां पर देखिए, अगर जो हमारा P है वो क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर है, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, ये हमारा P मान लेते हैं हम। और जो हमारा Q है हम उसे मान लेते हैं इट इज अ रोम्बस। तो ये गिवन कंडीशन जो है इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, P डबल इम्प्लाइज Q। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 की होंगी अच्छे से तो आपको पता चल गया होगा कि इफ एंड ओनली इफ को हम ये वाली सिंबल यूज करते हैं। तो अब इसका नेगेशन क्या होगा, हमने अभी सीखा कि नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q कितना होता है, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। तो ये चीज हमने सीखी थी। अभी अभी जो हमने नेगेशन सीखे तो इसमें हमने ये जाना था। तो अब इसका यूज किस तरह से करेंगे हम, तो यहां पर देखिए इसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, P एंड नेगेशन Q। तो P क्या है हमारा, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर। बस जो मेन चीज करेंगे हम यहां पर वो होगी कि हम एंड की जगह बट यूज कर रहे होंगे। तो आप पूछेंगे कि भैया हम तो इसे एंड यूज करते हैं, लेकिन जब आप अगर आपने पहली एक्सरसाइज की होगी मेरी वीडियो देखकर तो आपको वहां पर पता चल गया होगा कि एंड के अलावा हम बट भी यूज कर लेते हैं। तो क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर बट, अब नेगेशन क्यू मतलब इट इज नॉट अ रोम्बस, इट इज नॉट अ रोम्बस। तो हमने जो इतना वाला पार्ट था हमारा वो तो हमने लिख लिया यहां पर। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है हम वो वाला लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, और उसके बाद हम लिखेंगे इट इज अ रोम्बस
but it is not a quadrilateral, but quadrilateral is not a square, but quadrilateral is not a square. तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने क्या किया। बस इन सिंबल्स को जिस तरह से यहाँ पे लिखा है हमने उसी तरह से सेंटेंस को कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे क्या था, पहला वाला हमारा क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर हमने लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे एंड था, मैंने आपको कहा था कि एंड की जगह हम बर्ड भी यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बर्ड लिखा। तो नेगेशन क्यू होगा हमारा, क्यू क्या होगा हमारा, इट इज नॉट अ रोम्बस, तो हमने यहाँ पे लिखा इट इज नॉट अ रोम्बस। उसके बाद हमारी साइन थी और हमने लिखी और, उसके बाद क्या था क्यू, क्या था हमारा क्यू, इट इज अ रोम्बस, लिख लिया हमने इट इज अ रोम्बस। उसके बाद यहाँ पे एंड की जगह मैंने बताया आपको बर्ड भी ले सकते हैं, हमने बर्ड लिया। उसके बाद हमने क्या, नेगेशन पी क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर, वही लिखा हमने क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर। तो शायद उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप इसे नॉर्मल वे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप सेंटेंस लिख लोगे तो भी चलेगा, इट इज कोल्ड और रेनिंग। मैं आपको थोड़ा स्टेप्स में दिखाता हूँ। जो हम सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हमारा पी क्या है, हमारा पी है इट इज कोल्ड, फिर हमारा क्यू क्या होगा, इट इज रेनिंग। तो हमें क्या करना है, नेगेशन पी एंड क्यू, यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो है नेगेशन पी, यहाँ पे हमें जो दिया गया है वो है पी एंड क्यू, हमें इसका करना है नेगेशन। तो नेगेशन पी एंड क्यू क्या होगा, नेगेशन पी एंड क्यू क्या होगा, तो नेगेशन पी एंड क्यू क्या होगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तब उसी फॉर्म में जिस तरह से हमने सिंबल्स लिखे थे उसी फॉर्म में हम हमारा सेंटेंस लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें करना होगा नेगेशन पी, नेगेशन पी क्या होगा हमारा, इट इज नॉट कोल्ड, फिर ये क्या है हमारा, और इट इज नॉट रेनिंग। अब देख लेते हैं हम हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो अगर मैं इसका आपको डायरेक्ट सोल्यूशन बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं। तो ये सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा पी और क्यू क्या होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पी क्या है हमारा, पी है हमारा इट इज रेनिंग, और जो हमारा नेक्स्ट क्यू होगा वो है वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि यहां पर हमारे इफ और देन यूज किया गया है, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट पैटर्न क्या कैसा होगा, यहां पर वो कुछ इस तरह से होगा, P इंप्लाइज Q, क्योंकि हमें पता है जब भी इफ और देन यूज किया जाएगा हमारे स्टेटमेंट में तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें करना है इसका नेगेशन, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होगा, अभी हमने सीखा था P एंड नेगेशन Q। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करना, जिस तरह से हमने यहाँ पे सिंबल लिखा था, स्टेटमेंट पैटर्न है हमारा, उसी तरह से अब हमें वर्ड्स में लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारा P क्या है, इट इज रेनिंग। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है एंड, फिर नेगेशन Q क्या है हमारा, वी विल नॉट गो, फिर ये एंड का हो जाएगा और प्ले फुटबॉल। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, √2 इज अ रैशनल नंबर। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका हम डायरेक्टली सोल्यूशन लिख सकते हैं, √2 is not a rational number। अगर आप इसे डिटेल में लिखना चाहो तो ये कुछ इस तरह से होगा, यहां पर हमारा P है, √2 is a rational number, इसका नेगेशन Q करना है, इसका नेगेशन P करना है हमें। नेगेशन P क्या होगा, √2 is not a rational number। तो इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और आप इसे इस तरह से डिटेल में भी लिख सकते हो। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा,
डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम। एक तो इसका सोल्यूशन होगा नॉट ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, और या फिर हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं सम नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है हम वही प्रिफर करेंगे, सम नेचुरल नंबर आर होल नंबर। या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, नॉट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ नेगेशंस बताना चाहता हूं, कुछ और नेगेशंस। जैसे कि नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट होता है फॉर ऑल, और जो हमारा नेगेशन ऑफ फॉर ऑल होता है वो होता है देयर एग्जिस्ट। तो बस इतनी बातें ध्यान में रखना। अब स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी अब स्टार्ट करते हैं हमारा एट्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा एट्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो हमारा एट्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4। तो मैंने आपको अभी बताया था कि देयर एग्जिस्ट का, सॉरी फॉर ऑल का जो नेगेशन होता है वो होता है देयर एग्जिस्ट, और जो देयर एग्जिस्ट होता है उसका नेगेशन होता है फॉर ऑल। तो यहाँ पे इसका नेगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो इस तरह से होगा हमारा सोल्यूशन। अब हमारा नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x माइनस 17 इज लेस देन 20। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारा, ये देयर एग्जिस्ट है, इसका नेगेशन क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x माइनस 17 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो अब तक हमने ड्यूअल सीखा, नेगेशन सीखा, क्वांटिफायर सीखा। अब हम सीखेंगे कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। तो ये कुछ नहीं, काफी सिंपल होता है। अगर हमें कोई सेंटेंस P इंप्लाइज Q ऐसे फॉर्म में दिया होगा तो इसका हम कन्वर्स क्या लिखेंगे, इसका कन्वर्स क्या लिखेंगे हम, Q इंप्लाइज P। या फिर इसके बाद इनवर्स क्या होगा हमारा, इसी सेंटेंस का इनवर्स क्या होगा हमारा, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। फिर इसी सेंटेंस का कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा हमारा, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या हो जाएगा हमारा, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। तो ये बस ये तीन बातें आप ध्यान में रखना। अगर कभी भी आपको P इंप्लाइज Q का कन्वर्स फाइंड करने के लिए कहा है तो बस कुछ नहीं, इसका उल्टा करके Q इंप्लाइज P लिख देना। अगर इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या है तो जो दिया है उसका नेगेशन कर देना, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। या फिर अगर कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करने के लिए कहा है तो इसका सबसे पहले आप इसका कन्वर्स करना, फिर कन्वर्स करके दोनों तरफ नेगेशन की साइन दे देना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल देखिए, अ फंक्शन इज, ये हमारे टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स में का ही क्वेश्चन है। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे P क्या है हमारा, सबसे पहले देख लो, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये हमारा P होगा, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और Q क्या होगा हमारे यहाँ पे, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हमारा कन्वर्स। कन्वर्स क्या है हमारा, Q इंप्लाइज P। मतलब हम यहां पर क्या लिखेंगे अब, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल।
तो आप समझ गए होंगे कि मैंने अभी क्या किया। पहले हमें P इम्प्लाइज Q दिया गया था, फिर हमें यहाँ पे Q इम्प्लाइज P मतलब कन्वर्स फाइंड करना था। तो कन्वर्स किस तरह से फाइंड किया हमने, बस जो हमारा Q था हमने उसके इम्प्लाइज में P लिख दिया। अब देखते हैं कि हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। ये तो होगा हमारा कन्वर्स। अब देखते हैं इनवर्स कैसे होगा। इनवर्स है हमारा नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। तो नेगेशन P क्या होगा, इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन, उसके बाद नेगेशन क्यू करना होगा, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ये होगा हमारा इनवर्स। अब देखते हैं कि कन्वर्स क्या होगा हमारा। कन्वर्स होगा हमारा, पहले सबसे पहले नेगेशन क्यू कर दो, ये क्या होगा, यहां पर अच्छे से लिख देते हैं। ये होगा हमारा इनवर्स, नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। अब ढूंढना होगा हमें हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे नेगेशन क्यू। नेगेशन क्यू क्या है हमारा, इफ अ फंक्शन इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, सॉरी इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, देन उसके बाद लिखेंगे हम नेगेशन पी, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो अब आप तक समझ गए होंगे कि हम इसे कैसे करना है। सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी तरह के हैं। सबसे पहले हमने देख लिया हमारा कन्वर्स, जो कि ये है, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर हमने देख लिया इनवर्स, नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस। उसके बाद देख लिया हमने नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये थे कुछ हमारे सिंपल से स्टेप्स कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करने के। अब देखते हैं हम हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब देखते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कन्वर्स, इनवर्स एंड द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर है हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इफ x इज लेस देन y देन x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। सबसे पहले हम हमारा फाइंड करेंगे p, उसके बाद q। p क्या है हमारा, x इज लेस देन y, और q क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर। अगर आपको वहां पे वो सेंटेंस नहीं समझ में आया भी होगा तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, अब उसकी फिक्र मत करना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कन्वर्स क्या होगा। सबसे पहले कन्वर्स क्या है हमारे यहाँ पे, कन्वर्स क्या होता है हमारा, Q इंप्लाइज P। तो देखिए इसका Q इंप्लाइज क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स इज लेस देन वाई। तो ये होगा हमारा कन्वर्स। अब फाइंड करते हैं हम हमारा इनवर्स। अब इनवर्स देखते हैं। अब इनवर्स क्या होता है हमारा, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। अब यहां पे नेगेशन P क्या होगा हमारा, इफ x इज नेगेशन होगा देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये होगा हमारा नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, मतलब कि हमारा इनवर्स। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा। यहां पे लिखते हैं हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो मैंने आपको अभी बताया था कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखते हैं, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। तो नेगेशन Q क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे नेगेशन P देन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। अब आप पूछोगे कि भैया आप बार बार इफ देन क्यों लिख रहे हो। तो इफ देन मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम यहाँ पे इंप्लाइज फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इंप्लाइज इंप्लाइज इंप्लाइज, इफ इसलिए यहाँ पे इफ देन यूज हो रहा है। तो देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सेकंड क्वेश्चन, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ वुमेन इन द फैमिली इज लिटरेट। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले वही हमारे स्टेप्स, हम P फाइंड करेंगे। P क्या है हमारा, अ फैमिली बिकम लिटरेट, अ फैमिली बिकम लिटरेट, बिकम्स लिटरेट
और क्यू क्या होगा हमारा, वुमेन इन द फैमिली इज लिटरेट, वुमेन इन द फैमिली इज लिटरेट। तो अब इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कन्वर्स। तो ये हमारा कन्वर्स, कन्वर्स क्या होता है हमारा, Q इम्प्लाइज P। तो यहां पे Q इम्प्लाइज P कैसे लिखेंगे हम, इफ वुमेन इन द फैमिली इज लिटरेट, इफ वुमेन इन द फैमिली इज लिटरेट, देन अब P लिखेंगे, फैमिली बिकम्स लिटरेट। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं कि हम इसका इनवर्स कैसे लिखेंगे। तो यहां पे इनवर्स लिखेंगे। अब इनवर्स क्या होगा हमारा, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। तो यहां पे लिखेंगे अब नेगेशन P क्या होगा, इफ फैमिली बिकम्स। अब हम फाइंड करेंगे इनवर्स। इनवर्स कैसे अपन फाइंड करेंगे हम, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। तो नेगेशन P क्या होगा हमारा, अ फैमिली does not become literate if, अब नेगेशन क्यों करेंगे, द वुमेन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट, if the woman in the family is not literate। अब देखते हैं हमारा कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे होगा। कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे होता है हमारा, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। तो नेगेशन Q क्या है हमारा, इफ वुमेन इन द फैमिली does not become literate, does not become literate, then the family, नेगेशन P लिखना होगा, does not become लिटरेट। अब देखेंगे हम हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। तो यहां पर हमारा P क्या होगा, P क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ये हमारा P हो जाएगा। और Q क्या होगा हमारा, प्रेशर इंक्रीजेस। तो अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे यहां पे, Q इंप्लाइज P। तो हमारा Q इंप्लाइज P क्या होगा यहां पे, मतलब कि कन्वर्स Q इंप्लाइज P। तो यहां पर देखिए, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, if pressure increases then surface tension decreases। तो ये तो देख लिया हमने Q implies P, मतलब कि हमारा कन्वर्स। अब हम देखेंगे कि हमारा इनवर्स क्या होगा। तो ये होगा कन्वर्स, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। अब देखते हैं हमारा इनवर्स क्या होगा। अब हमारा इनवर्स क्या होता है,
नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। तो यहां पर देखिए नेगेशन ऑफ P क्या होगा हमारा, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सॉरी, तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस हमारा यहाँ पे नेगेशन P क्या होगा, इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, if surface area does not decreases, then pressure does not increases। तो ये हो गया हमारा इनवर्स। अब देखेंगे कि हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है। शायद आपको अब ये समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज आप ये वीडियो वापस से देखिए, इतना ही पार्ट आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा वो देखेंगे हम। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। तो यहां पर हमारा नेगेशन Q क्या होगा, इफ प्रेशर डज नॉट डिक्रीजेस, if pressure does not increases, if pressure does not increases, then the surface area does not decreases। अब ये तो हो गया हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब हम हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि हमारा P क्या होगा। P होगा हमारा वोल्टेज इंक्रीजेस, और Q क्या होगा हमारा करंट डिक्रीजेस। तो ये हो गए हमारे P और Q। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि हमारा इनवर्स क्या होगा, सॉरी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि हमारा कन्वर्स क्या होगा। कन्वर्स क्या होगा हमारा, Q इंप्लाइज P। तो क्या होगा यहाँ पे Q इंप्लाइज P, इफ करंट डिक्रीजेस, इफ करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस, देन वोल्टेज इंक्रीजेस। तो ये तो होगा हमारा कन्वर्स। अब फाइंड करेंगे हम हमारा इनवर्स क्या होगा। तो अब देखते हैं कि हमारा इनवर्स क्या होगा। इनवर्स क्या होता है हमारा, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम करेंगे नेगेशन P, इफ वोल्टेज डिक्रीजेस, इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस, सॉरी मैंने डिक्रीजेस कहा भी, इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस, if voltage does not increases then the current does not decreases, then the current does not decreases। तो अब हमने इनवर्स भी फाइंड कर लिया हमारा। अब फाइंड करेंगे जो हमारा लास्ट है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब देखते हैं कि हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। तो अब यहां पे हमारा नेगेशन Q क्या होगा, इफ current does not decreases, if the current does not decreases then voltage, अब नेगेशन P करेंगे, then voltage does not increases। तो दोस्तों यहां पर हमने खत्म कर लिया हमारे एक्सरसाइज 1.3। अब अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज से। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो।